सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक के बारे में। मैं जानता हूं इस प्रोसेस के अंदर आने वाले स्टेप्स को याद रखना कितना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसके ऊपर वीडियो लेके आया हूं। इतना सिंपली पढ़ाऊंगा इस प्रोसेस को, इतना ट्रिक्स के साथ पढ़ाऊंगा, इतने की पॉइंट्स बता दूंगा कि याद रखना बहुत बहुत सिंपल हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रोसेस को, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे। ये एक ग्रीक वर्ड है भाई, जो दो वर्ड से बना है। पहला है ग्लाइको, दूसरा है लाइसिस। ग्लाइको एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है इंग्लिश में ग्लूकोज। क्या होता है बच्चे? ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन, यानी कि टूटना, यानी कि ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलाइसिस वर्ड के अंदर ही छुपा है। उसका मतलब क्या मतलब है? ग्लूकोज का टूटना। तो ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। बेसिकली रेस्पिरेशन के अंदर ये पहला स्टेप होता है। अगर मैं लिखूं ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होती है, तो ये होता है भाई फर्स्ट स्टेप। क्या है ये? फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। दुनिया के किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी सेल में अगर रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हुआ है। बहुत ध्यान से देखो, अगला स्टेप लिख रहा हूं मैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। यूनिवर्सल का क्या मतलब है सर? दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। सारे ऑर्गेनिज्म में, सारी लिविंग आइडेंटिटी के अंदर ये प्रोसेस होगा। इसलिए कैसा प्रोसेस है? यूनिवर्सल प्रोसेस है। उसके अलावा रेस्पिरेशन चाहे कैसा ही हो, एरोबिक हो, एनएरोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस उसमें होगा ही होगा। इसलिए अगला स्टेप लिख रहा हूं आपके सामने। ये कॉमन फेज है, कॉमन फेज इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो विथ ऑक्सीजन हो, चाहे एनएरोबिक हो विदाउट ऑक्सीजन हो, दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा। आखिर ये प्रोसेस होता कहां पर है सर? ये प्रोसेस होता है बच्चे साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेल के अंदर कंडक्ट होती है। सेल के अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर क्या होगा बच्चे? ग्लाइकोलाइसिस होगा। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जितने भी एंजाइम में भी आपको पढ़ाऊंगा वो सारे कहां पर प्रेजेंट है बच्चे? साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। बोलो चारों पॉइंट समझ में आते हैं आपको ग्लाइकोलाइसिस के बारे में? आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ते हैं। देखो अगला पॉइंट लिख रहा हूं मैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ एनर्जी यूज होती है और कुछ एनर्जी हमें मिलती है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या होता है, यहां पे 2 एटीपी, यहां पे 2 एटीपी यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? 2 एटीपी यूज्ड होते हैं। और यहां पर 4 एटीपी रिसीव्ड हो जाते हैं। इतने एटीपी हमें मिल जाते हैं। 2 एटीपी का खर्चा होता है और 4 एटीपी हमें वापस मिल जाते हैं। जब भी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है तो प्रोसेस को स्टार्ट करने में 2 एटीपी लग जाते हैं। प्रोसेस के कंप्लीट होते ही हमें 4 एटीपी मिल जाएंगे भी। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलेंगे बच्चे की प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? की प्रोडक्ट बोलेंगे। इस प्रोसेस का की प्रोडक्ट होता क्या है? वो होता है बच्चे पीए। पीए का मतलब क्या है बच्चे? पाइरुविक एसिड। क्या मतलब है इसका? पाइरुविक एसिड। इसी पाइरुविक एसिड को पाइरुवेट भी कहते हैं। बोलो बात समझ आती है क्या? पाइरुविक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है बच्चे? पाइरुवेट है। यानी कि ये प्रोसेस स्टार्ट होती है ग्लूकोज के तोड़ने से और लास्ट में जाकर क्या बन जाता है? पाइरुविक एसिड बन जाता है, जिसे पाइरुवेट भी बोलते हैं। बेसिकली ये रिएक्शन चलती है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये एक चेन रिएक्शन है भाई, जिसके अंदर 10 स्टेप्स होते हैं। 10 स्टेप्स चेन रिएक्शन। ये कैसी है? एक चेन रिएक्शन है। इसके सारे स्टेप एक चेन की फॉर्म में चलते हैं। एक स्टेप कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। कुछ इस प्रकार से चेन की तरह स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के बारे में कुछ जनरल बातें हैं भाई। एक बात और बताता हूं आपको, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, है ना? ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन एनसीईआरटी लिखती है, इस वर्ड को बहुत ध्यान से देखो, पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या लिखती है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ये एनसीईआरटी के वर्ड से भाई। एनसीईआरटी बोल रही है कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का, यानी कि ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा फिर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो
केमिस्ट्री के अंदर, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल। यहां पर ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा, फिर भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। ये जो 10 स्टेप है, अभी आपको एक एक स्टेप पढ़ाऊंगा बहुत ही डिटेल में, कैसे याद रखें, ट्रिक भी बताऊंगा, एंजाइम कौन सा है उसे कैसे याद रखें, कैसे समझे, सब कुछ बताऊंगा। तब आपको पता भी चलेगा कैसे ये प्रोसेस हो रहा है और कैसे इसके अंदर हमें 4 ATP मिल रहे हैं, 2 ATP यहाँ पर यूज हो रहे हैं। उसके अलावा एक चीज और बताता हूं इसी प्रोसेस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर हमें 2 NADH2 मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चे, 2 NADH2 मिलते हैं। 2 NADH2 यहां पर बन जाते हैं फॉर्म्ड। कौन से स्टेप में बनते हैं, उस स्टेप में क्या क्या होता है, सब की बात करूंगा, लेकिन धीरे धीरे चीजों को जिस तरीके से समझा रहा हूं उसी तरीके से समझेंगे आप, नहीं तो बहुत इरेगुलरिटी हो जाएगी। इस प्रोसेस को अगर मैं सीधा ग्लूकोज लिखकर तोड़ना स्टार्ट कर देता, जैसा कि सारे टीचर्स करते हैं, तो बहुत ज्यादा इरेगुलरिटी हो जाती और आप कुछ याद नहीं रख पाते। समझ में सब कुछ आता, जब टीचर पढ़ा रहा है सब कुछ समझ में आता, लेकिन याद कैसे रखें, कंफ्यूजन इतना होता कि कुछ समझ में ही नहीं आता। बोलो बात समझ में आती है क्या, इसको नोट करें, फिर अपन ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर आगे चर्चा करते हैं। आई होप आप सबने नोट कर लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 10 स्टेप होते हैं भाई। फर्स्ट 5 स्टेप और नेक्स्ट 5 स्टेप्स के बारे में कुछ समरी आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो पहले के 5 स्टेप होते हैं ये एनर्जी को लेते हैं, यानी कि एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स। ये स्टेप्स एनर्जी को लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, जबकि ये एनर्जी निकालते हैं भाई, रिलीज करते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं एनर्जी रिलीजिंग स्टेप्स। अगर यहां पर एनर्जी लगानी पड़ रही है इस प्रोसेस को करने के लिए, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई, तो ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है या फिर फेज बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस या फिर इन्वेस्टमेंट फेज है ये। यहाँ पर हम रिएक्शन को एक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्टिवेशन फेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम रिएक्शन को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसे प्रिपेरेटरी फेज भी बोला जाता है। बोलो बात समझ में आती है। यहाँ पर एनर्जी हमें मिलती है, हमें पे ऑफ की जाती है, इसलिए इसको पे ऑफ फेज भी बोला जाता है। बोलो बात समझ में आती है क्या। तो ये कुछ समरी है भाई स्टेप्स के बारे में। 1 से लेकर 5 तक जो स्टेप है उनकी समरी ये है, उनमें एनर्जी यूज होती है। 5 से लेकर, यानी कि ध्यान से देखो, स्टेप 1 टू स्टेप 5 तक ये होंगे भाई, और स्टेप 6 टू स्टेप 10 तक ये स्टेप्स होंगे। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर एनर्जी यूज होगी, यहाँ पर एनर्जी हमें वापस मिलेगी। बोलो बात समझ में आती है। अगर थोड़ी सी डिटेल में लिखूं तो यहाँ पर 2 ATP यूज होते हैं, 2 ATP यूज हो जाते हैं भाई, और इन स्टेप्स के अंदर हमें 4 ATP मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं बच्चे, 4 ATP। उसके अलावा यहाँ पर 2 NADH2 भी हमें मिल जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं 2 NADH2 भी। बोलो बात समझ में आती है क्या। आगे बढ़ सकते हैं, इसको आप नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़े। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता हूं आपको जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के बारे में बाय हार्ट याद करने हैं भाई। याद कर लोगे तो पूरी प्रोसेस को अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे अपन। ध्यान से देखो, इसके अंदर 10 स्टेप है, सबको पता है। इसके अंदर आने वाला पहला स्टेप, 3rd स्टेप, 7th स्टेप और 10th स्टेप, ये चारों जो स्टेप है ये फॉस्फोराइलेशन होते हैं। कैसे होते हैं बच्चे, फॉस्फोराइलेशन होते हैं। अब सर ये फॉस्फोराइलेशन होता क्या है, जो फॉस्फेट होता है ना, फॉस्फेट, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां पे समझाऊं आपको थोड़ा सा कि PO4 जो है, PO4-3, ये क्या है बच्चे, ये फॉस्फेट आयन, आपने सुना होगा फॉस्फेट आयन है भाई ये। इस फॉस्फेट आयन का एडिशन या फिर फॉस्फेट आयन का रिमूवल, इन दोनों कंडीशन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फेट का जुड़ना या फिर फॉस्फेट का बाहर निकलना, दोनों क्या होंगे, फॉस्फोराइलेशन होंगे। ये जो स्टेप है, स्टेप 1, 3, 7, 10, ये क्या होते हैं, फॉस्फोराइलेशन के स्टेप होते हैं। जब भी फॉस्फोराइलेशन होगा यहां पर एंजाइम आता है बच्चे, काइनेज। तो इन चारों स्टेप के अंदर कौन सा एंजाइम आएगा, काइनेज एंजाइम आएगा। जब भी काइनेज एंजाइम आएगा यहां पर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहते हैं। कौन से आयन प्रेजेंट रहते हैं बच्चे, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज याद होनी चाहिए जो आपके सामने लिखी है।
कुछ अलग स्टेप्स के बारे में बताता हूँ। जैसे स्टेप 2 जो है, स्टेप 5 जो है और स्टेप 8 जो है, ये होते हैं आइसोमराइजेशन। ये क्या होते हैं? आइसोमराइजेशन के स्टेप्स होते हैं भाई। कौन कौन से? 2, 5 और 8 स्टेप। अगले स्टेप की बात करता हूं, जो 6 होता है, ये ऑक्सीडेटिव होता है भाई, ऑक्सीडेटिव। और यहां भी फॉस्फेट जुड़ता है, तो ये भी क्या है? फॉस्फोराइलेशन है, फॉस्फोराइलेशन है। सर ये फॉस्फोराइलेशन है तो यहां क्यों नहीं लिखा? ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा। बोलो बात समझ में आती है क्या? अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहां पे एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, और अब जानते हो एल्डिहाइड से एसिड बनना क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो 6 स्टेप कैसा है बच्चे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ध्यान से सुनो अगले स्टेप्स के बारे में। स्टेप 9 जो है, ये होता है डिहाइड्रेशन का। कैसा होता है बच्चे? डिहाइड्रेशन का स्टेप होता है। और स्टेप 10 के बारे में तो आपको लिखवा ही दिया है। एक चीज आप और ध्यान में रखेंगे, जो स्टेप 9 है, इसके अंदर पोटेशियम आयन भी यूज्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम आयन यूज हो रहे थे, यहाँ पर पोटेशियम आयन यूज होंगे। बोलो बात समझ में आती है? कुछ और की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे किसी भी रिएक्शन, किसी भी स्टेप के जो एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम, ये रिएक्टेंट बेस्ड होता है। जो रिएक्टेंट का नाम है, उस नाम के आधार पर हम क्या रखेंगे? उस एंजाइम का नाम रखेंगे। जैसे ग्लूकोज टूटेगा, पहले स्टेप के अंदर ही टूटेगा ग्लूकोज, ठीक है? तो ग्लूकोज का टूटना यानी कि फॉस्फोराइलेशन होना। टूटेगा कैसे? ग्लूकोज के एक साइड पे फॉस्फेट आके जुड़ेगा, यानी कि फॉस्फोराइलेशन होगा। और फॉस्फोराइलेशन में काइनेज एंजाइम आएगा, तो एंजाइम का नाम हम रख देंगे ग्लूकोकाइनेज, क्योंकि ग्लूकोज टूट रहा है। ग्लूकोज क्या है? रिएक्टेंट, इसलिए रिएक्टेंट के बेसिस पे क्या रखा जाता है? एंजाइम का नाम रखा जाता है। इसको भी आप की पॉइंट बना के ध्यान में रखेंगे। ये जो बोर्ड पे लिखी है चीजें, ये बाई हार्ट आप याद करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, ये याद होनी ही चाहिए, तभी आप इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को हवा में कर पाएंगे। एक चीज और बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 ये होते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ये स्टेप्स कैसे होते हैं बच्चे? इरिवर्सिबल। ये कभी भी वापस नहीं हो सकते हैं, है ना? ये कभी भी वापस नहीं हो सकते हैं। बाकी सारे जो स्टेप बचे, 2 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे स्टेप रिवर्सिबल है, वापस भी हो सकते हैं। जिस डायरेक्शन में गए वापस भी आ सकते हैं, लेकिन ये स्टेप वापस नहीं आ सकते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो बाय हार्ट आपको याद करने हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं, तो इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ें। कुछ नेम बताता हूं आपको स्टेप्स के, है ना? स्टेप 1 to 10 के नेम आपको याद करवा चुका हूं अभी ट्रिक्स की फॉर्म में। एक बार लिख देता हूं आपके सामने। 1 का नेम क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, 7 का क्या है, 8 का क्या है, 9 का क्या है और 10 का क्या है। बोलो बात समझ में आती है? फर्स्ट का नाम जैसे कि आपको पता है 1, 3, 7, 10, जोर से बोलेंगे 1, 3, 7, 10, ये क्या है? फॉस्फोराइलेशन। तो 1 के सामने क्या लिख दूं बच्चे? फॉस्फोराइलेशन। 3 के सामने क्या लिख दूं बच्चे? फॉस्फोराइलेशन। 7 के सामने क्या लिख दूं बच्चे? फॉस्फोराइलेशन। 10 के सामने क्या लिख दूं बच्चे? फॉस्फोराइलेशन। ये जितने भी स्टेप्स है ये क्या थे? फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद याद कराया मैंने 2, 5 और 8, ये क्या है? आइसोमराइजेशन। तो ध्यान से देखो, इनके नाम लिख देते हैं। 2 पे क्या लिखेंगे? आइसोमराइजेशन। 5 पे क्या लिखेंगे? आइसोमराइजेशन। बात समझ आती है? 8 पे क्या लिखेंगे? आइसोमराइजेशन। उसके अलावा मैंने बताया 9th को क्या बोलते हैं बच्चे? डिहाइड्रेशन। ये क्या है? ये है डिहाइड्रेशन का स्टेप। उसके अलावा 6 को मैंने बताया क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव। ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। 4th स्टेप को बहुत ध्यान से देखो। इस स्टेप का नाम है स्प्लिटिंग। क्या नाम है? ब्लैक आई थिंक दिख नहीं रहा है, वाइट से ही लिखेंगे।
इसका नाम है स्प्लिटिंग। क्या नाम है? स्प्लिटिंग, जिसका मतलब होता है टूटना। जो थर्ड स्टेप के अंदर प्रोडक्ट बनेगा वो फोर्थ स्टेप में टूटेगा, स्प्लिट होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? स्प्लिटिंग है। कुछ और चीजें बताता हूं मैं आपको इसी चार्ट पे, जो कि मैं ऑलरेडी याद करवा चुका हूं। जैसे मैंने कहा फर्स्ट से लेकर 5 तक के स्टेप में एनर्जी यूज होती है, तो वो कौन से स्टेप है जहां पर एनर्जी यूज होती है? जो फॉस्फोराइलेशन का फर्स्ट स्टेप है, यहां पर 1 एटीपी यूज होती है भाई। जो थर्ड स्टेप है फॉस्फोराइलेशन का, यहां भी 1 एटीपी यूज होती है। बोलो बात समझ में आती है? जो 7th स्टेप है फॉस्फोराइलेशन का, यहां पर 2 एटीपी हमें मिल जाती है। और जो 10th स्टेप है फॉस्फोराइलेशन का, यहां भी हमें 2 एटीपी मिल जाती है। बोलो बात समझ में आती है? जो 6th स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहां पर हमें 2 NADH2 मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं बच्चे? 2 NADH2 मिल जाते हैं। और जब ये 2 NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, ETS में जाते हैं, तो ये 6 ATP को प्रोड्यूस कर देते हैं। कितनी ATP को प्रोड्यूस करते हैं बच्चे? 6 ATP को। इसीलिए कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ATP तो हमने खर्च की, 4 ATP वापस मिल गई, तो नेट हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है? नेट प्रॉफिट 2 तो लग गई थी, 4 मिली, तो नेट तो 2 ही मिली। यहां से तो 2 एटीपी मिली, लेकिन 6 एटीपी यहां से मिल गई। 2 एटीपी यहां से और 6 एटीपी यहां से, टोटल एटीपी का प्रॉफिट अगर पूछा जाए ग्लाइकोलाइसिस में, तो वो कितना है बच्चे? आफ्टर ETS 8 एटीपी है। बोलो बात समझ में आती है क्या? तो ये है ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप के नेम, और जिनके अंदर एनर्जी का यूज और रिलीज दोनों मैंने आपको समझाया है। उसके बाद कुछ और चीजें बताऊंगा। आई होप आपने नोट कर लिया है पॉज करके, और आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ जाएं क्या? बिल्कुल बढ़ जाते हैं। देखो, जब भी ग्लाइकोलाइसिस होगा तो 10 प्रोसेस है, 10 यहाँ पर रिएक्शंस है। हर रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा, एक प्रोडक्ट होगा। जो पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट दूसरी रिएक्शन का रिएक्टेंट बन जाएगा। जैसे मैं कहूं ये कोई रिएक्टेंट है R1, ये प्रोसेस हुई, ये बदल गया R2 के अंदर, एक और प्रोसेस हुई, ये बदल गया R3 के अंदर। ये है स्टेप 1, ये है स्टेप 2। स्टेप 1 का प्रोडक्ट जो कि ये है, वो स्टेप 2 का क्या बन चुका है? रिएक्टेंट बन चुका है। बोलो बात समझ में आती है? कुछ ऐसी ही बात अपन करेंगे, और एक सीरीज के अंदर आने वाले सब्सटेंस के नाम याद करेंगे पहले। जब नाम अच्छे से याद हो जाएंगे तभी हम अच्छे से ड्रॉ करना सीखेंगे इस पूरी साइकिल को। जब तक अच्छे से नाम याद नहीं होंगे, एंजाइम के नाम याद नहीं होंगे, हम ये कुछ भी नहीं करेंगे ड्रॉ, जैसे कि ऑल टीचर्स करते हैं। बहुत ध्यान से देखो, मैंने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, जिससे आप सारे के सारे नाम सीक्वेंस में याद कर पाओगे। एक बार नामों को पढ़ते हैं और आप इमेजिन करो कितने डिफिकल्ट नेम हैं और मैंने ट्रिक से कितने आसान बनाए हैं, फिर उसको कंपेयर करना। ध्यान से देखो, सबसे पहले ग्लूकोज आता है बच्चे। क्या आता है? ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज टूटता है तो क्या बन जाता है भाई? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। एक्चुअली में टूटा नहीं है, कहा जाता है कि ग्लूकोज टूट रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, पहले स्टेप में टूटा नहीं है। क्या बन गया है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद बन जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद ये बदल जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, ये बदल जाता है ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर, और इसी ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड। 3 फॉस्फेट को चाहे पीछे बोलो चाहे आगे बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बोलते हैं तो 3 फॉस्फो बोलते हैं, पीछे बोलते हैं तो 3 फॉस्फेट बोलते हैं। बोलो बात समझ में आती है? और दोनों के अंदर ग्लिसरीएल्डिहाइड वर्ड कॉमन आपको दिख ही रहा है। ये दोनों एक ही सब्सटेंस के नेम है, अलग अलग। अगला सब्सटेंस है आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या है बच्चे? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके अंदर 2 OH लगे होते हैं भाई, डाईहाइड्रोक्सी नाम से ही पता चल रहा होगा आपको। अगला है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड के 1 और 3 पोजीशन पे 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं। ग्लिसरिक एसिड के 1 और 3 पोजीशन पे 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसलिए 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगला देखो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस ग्लिसरिक एसिड का एक फॉस्फेट चला गया, ओनली 3 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है? एक फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए ग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, पाइरुविक एसिड को क्या बोल सकते हैं? पाइरुवेट। इसलिए ग्लिसरिक एसिड को क्या बोला गया है? ग्लिसरेट बोला गया है, कुछ ऐसे।
अगला सब्सटेंस देखो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो 3 नंबर पे फॉस्फेट था उसे 2 नंबर पे कर दिया है। ये कौन सा स्टेप है? ये 10th स्टेप है, ये 9th स्टेप है और ये 8th स्टेप है। 8th स्टेप के अंदर देखो केवल पोजीशन चेंज हुआ है तो ये आइसोमराइजेशन होगा। बोलो बात समझ में आती है? अभी चीजें रिलेट कराऊंगा, अभी याद कैसे रखना है वो बता रहा हूं। अभी ग्लाइकोलाइसिस समझाना शुरू भी नहीं किया है, अभी तो खोपड़ी में कैसे बिठाना है उसकी बातें चल रही है। ध्यान से देखो ये क्या है? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। अगला सब्सटेंस देखो फोस्फोइनोल पाइरुवेट, अगले सब्सटेंस का नाम क्या है? फोस्फोइनोल पाइरुवेट है। अगला है पाइरुविक एसिड। तो ये है आपके सामने सब्सटेंस जिनको सीरीज में याद रखेंगे अपन, जो कि इस ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। अब इनको याद कैसे रखना है उनकी ट्रिक आपके सामने है, अभी एक्सप्लेन करता हूं। एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं विद ट्रिक, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं ये। चलिए अब मैं दिखाता हूं आपको ट्रिक का जलवा कि इतने खतरनाक नेम को किस तरीके से ट्रिक से याद रखा जाता है और कैसे कंसेप्ट में आग लगाई जाती है। तो इन सब को हटाते हैं और एक बार फिर से देखेंगे। ट्रिक है क्रिकेट के मैदान की जिसमें उतर चुके हैं क्रिस गेल। गेल को तो जानते ही हो आप, है ना? गेल अंदर तो गेंद बाहर, ये स्टेटमेंट तो आपने सुना ही होगा। तो आ चुके हैं आपके सामने गेल, गेल से हो गया ग्लूकोज। क्या हो गया बच्चे? ग्लूकोज हो गया। गेल अंदर तो गेंद बाहर, गेंद बाहर तो क्या हुआ? सिक्सर। तो गेल ने 6 मारा तो क्या हुआ? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। बात समझ में आई? गेल अंदर तो गेंद बाहर, गेंद के बाहर गई तो क्या लगा? सिक्सर, तो हो गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। गेल खड़ा है क्रीज पे और चौके छक्कों की बरसात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो छक्के के बाद क्या लगा? चौका लगा। चौके को क्या बोलते हैं? 4 बोलते हैं। तो 4 से बन गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। गेल आया, गेल का मतलब ग्लूकोज, आते ही छक्का सिक्सर, सिक्सर यानी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। उसके बाद चौका 4 का मतलब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। आगे सुने, एक और छक्का, ये लो क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। 2 छक्के लगा दिए गेल ने आते ही। गेल यानी कि ग्लूकोज आया, आते ही छक्का यानी कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर चौका फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, उसके बाद फिर छक्का फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। बोलो बात समझ में आई? सब्सटेंस के नाम होने चाहिए इसी सीरीज में। गेल आया, छक्का लगा दिया, चौका लगा दिया, छक्का भी लगा दिया, तो थोड़ा सा हाँप गया, थोड़ा सा पगला गया तो मैंने लिखा है आपके सामने पागल। थोड़ा सा गैप दिया अपने आप को तो मैंने गैप भी लिखा है। थोड़ा सा धाप गया, हम बोलते हैं ना हाँप चुके हैं, धाप चुके हैं ये काम कर करके, तो वो धाप गया है भाई गेल। बोलो बात समझ में आती है क्या? पागल से क्या बनेगा? ध्यान से देखो, फोस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड, इसको शॉर्ट में लिखा है मैंने पागल। क्या लिखा है? पागल। फोस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड, इसे लिखा है पागल। आगे लिखा है आपके सामने धाप। धाप का मतलब है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको लिखा है शॉर्ट में धाप। क्या लिखा है बच्चे? धाप, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को। उसके अलावा आपको गैप भी दिख रहा है, ये है ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, इसे लिखा है मैंने शॉर्ट में गैप। क्या लिखा है बच्चे? गैप लिखा है। ये जो ऊपर वाले नाम है इनके भी शॉर्ट फॉर्म बता दूं आपको। ग्लूकोज को केवल जी लिखता हूं मैं, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को लिखता हूं मैं G6P, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को लिखता हूं F6P, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। आगे जब हम पूरी प्रोसेस बनाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे, इसलिए अभी शॉर्ट फॉर्म भी लिख लो साथ साथ। फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट को लिखेंगे फ्रक्टोज 1,6-DP, डाइफॉस्फेट। बोलो बात समझ में आती है क्या? तो ये सब्सटेंस के शॉर्ट फॉर्म भी मैंने आपको बता दिए। ट्रिक क्या चल रही थी अपनी? गेल आया, गेल आते ही, गेल अंदर तो गेंद बाहर, सबसे पहले छक्का। गेल आया, गेल का मतलब ग्लूकोज, छक्का लगाते ही क्या बन गया? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। बात समझ में आई? उसके बाद चौका तो बन गया फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, उसके बाद फिर से छक्का तो फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट। बात समझ में आई? उसके बाद वो पगला गया, वो धाप गया, वो हाँप गया, तो पगला गया। पागल से क्या बना था? फोस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड। गैप से क्या बना था? गैप से ग्लिसरीएल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। धाप से क्या बना था? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। बोलो बात समझ में आती है? ये तीनों सब्सटेंस प्रोड्यूस हुए हैं इस सब्सटेंस के टूटने से। कौन तोड़ेगा अभी बात करेंगे। चौथा स्टेप है ये स्प्लिटिंग वाला। क्लियर? इसके बाद ध्यान से देखो, जब इतना धाप गया, हाँप गया, तो उसने लगातार 13 रन और लगा दिए, है ना? लगातार 13 रन, 13 का मतलब होगा 1-3। और ये जो ऊपर है ना पागल वाला, यही सब्सटेंस नीचे लिखा है वापस। बोलो बात समझ में आती है क्या? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
आप कहोगे सर ये तो ग्लिसरीएल्डिहाइड था, यहां तो ग्लिसरिक एसिड है। यही तो कहा था अभी पहले कि एल्डिहाइड से एसिड बनता है स्टेप नंबर 6 में। तो ये स्टेप नंबर 6 है, यानी कि एल्डिहाइड से एसिड बना है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए तो 6 का नाम था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बोलो बात समझ में आती है? ध्यान से देखो, ग्लिसरीएल्डिहाइड से ग्लिसरिक एसिड बन गया, 1,3 डाइफॉस्फो लग गया, यानी कि 2 पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ है। 13 रन बनाए गेल ने लगातार। उसके बाद इससे आप ये याद रखोगे, 13 रन बनाए तो 3 रन और ले लिए भाग के हाथों हाथ ही। 3 रन से याद रखोगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 13 की जगह 3 कर दिया। उसके बाद 2 रन और ले लिए तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद उसे पापा की याद आ गई। किसकी याद आ गई? पापा की याद आ गई। पापा से आप याद रखोगे पीईपी। पीईपी क्या है? पापा है, शॉर्ट फॉर्म है ये पीईपी। इसका मतलब होगा फोस्फोइनोल पाइरुवेट। इस पाइरुवेट को पाइरुविक एसिड भी लिख सकते हैं, फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड भी इसे लिखा जा सकता है। उसके बाद लिखा है पाइरुविक एसिड, जिसे आप पाइरुवेट भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में पीए भी लिख सकते हैं। तो वो गेल पा चिल्लाया था, पापा की याद आई तो वो पा चिल्लाया था। तो ये ट्रिक थी जिससे आप सारे सब्सटेंस के नेम को अच्छे से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से ट्रिक बोलता हूं सारे सब्सटेंस के नाम याद करवाने के लिए। ग्लाइकोलाइसिस की ट्रिक आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्रिकेट में गेल आ चुके हैं। गेल का मतलब ग्लूकोज आ चुका है भाई। गेल ने आते ही छक्का लगाया, कहा जाता है गेल अंदर तो गेंद बाहर, छक्का। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, छक्के से क्या बन गया? 6 फॉस्फेट बन गया। आते ही छक्का लगाया, फिर चौका लगाया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन गया ग्लूकोज। ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, मैं यहां पे कह रहा हूं कि गेल आया क्रीज में। कौन आया? गेल। गेल से क्या है? ग्लूकोज है। गेल ने आते ही छक्का लगाया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। उसके बाद चौका लगाया तो चौका का मतलब 4 का मतलब एफ का मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। गेल आया, आते ही छक्का, चौका, फिर से छक्का तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। उसके बाद जब इतने छक्के चौके लगा दिए तो गेल थक गया, थोड़ा सा हाँफ गया, थोड़ा सा दाप गया, थोड़ा सा गैप दिया अपने आप को, पगला गया। पागल से क्या बना? पगला से फोस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड। दाप से क्या बना? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। गैप से क्या बना? ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बात समझ में आती है? उसके बाद क्या किया गया था? उसने 13 रन बनाए थे, यानी कि 1,3 डाई, आगे क्या बोलेंगे? पागल वाला, उसके साथ एसिड लगेगा, यानी कि 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड। 13 रन लिए, उसके बाद 3 रन लिए थे तो 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद 2 रन लिए थे, 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद उसे पापा की याद आई थी। पापा कौन है? पीईपी, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। उसके बाद वो पा चिल्लाया था, पा का मतलब पाइरुविक एसिड। तो ये है ग्लाइकोलाइसिस को याद रखने की पूरी ट्रिक, जिसके अंदर आप सारे सब्सटेंस को याद रख सकते हो इस ट्रिक की हेल्प से। ऑब्वियसली ट्रिक को आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तो बहुत ही अच्छे से चीजों को याद रख पाओगे, ब्रेन के अंदर सेट कर पाओगे। उम्मीद है आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं। और उसके बाद में आगे की कंसेप्ट आपको समझाता हूं। अभी हम स्टेप को याद रखना सीख रहे हैं, स्टेप्स को अभी ड्रॉ करेंगे। आई होप यू नोटेड, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए, सब्सटेंस के नाम याद करने के बाद मैं आपको याद करवाता हूं एंजाइम्स के नाम। हमारे पास 10 स्टेप है तो 10 ही एंजाइम होगा कंपलसरी। मैंने आपको सिखाया था स्टेप नंबर 1, 3, 7 और 10। ये क्या है? फॉस्फोराइलेशन। इन सब के अंदर क्या होगा? काइनेज। ध्यान से देखेंगे सभी, पूरा ध्यान लगा दो अपना। पहला स्टेप काइनेज, तीसरा स्टेप काइनेज, 7वां स्टेप काइनेज और 10वां स्टेप काइनेज। मैंने क्या कहा था? स्टेप नंबर 1, 3, 7, 10 फॉस्फोराइलेशन है। इनके अंदर काइनेज यूज होता है, एंजाइम, साथ में मैग्नीशियम आयन यूज होता है। एंजाइम तो आपको दिख ही रहा है, काइनेज सबके अंदर। उसके बाद कहा था स्टेप नंबर 2, 5 और 8 क्या है? आइसोमराइजेशन। इसके अंदर आइसोमरेज एंजाइम आएगा। तो ये रहा 2 आइसोमरेज, ये रहा 5 आइसोमरेज, ये रहा 8, इसके अंदर म्यूटेज आया है। म्यूटेज और आइसोमरेज आपस में भाई भाई है। कौन है? भाई भाई है। दोनों ट्रांसफर करते हैं भाई ग्रुप्स का। बोलो बात समझ में आती है? तो स्टेप नंबर 2, 5 और 8 क्या है? आइसोमराइजेशन। स्टेप नंबर 1, 7, 3 और 10 क्या है? फॉस्फोराइलेशन है। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 4 होता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब टूटना।
और बायो के अंदर जो तोड़ने का काम करता है एंजाइम उसे बोलते हैं एल्डोलेज। क्या बोलते हैं बच्चे? एल्डोलेज। इसे बायोलॉजिकल हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल हैमर। ये हथौड़ा है भाई, जिसपे भी पड़ता है दो टुकड़े कर देता है। बायोलॉजिकल हैमर कौन है? एल्डोलेज है। तो फोर्थ स्टेप के अंदर एंजाइम यूज होगा एल्डोलेज, जो कि तोड़ेगा, स्प्लिट करेगा, इसलिए प्रोसेस को क्या बोला था? स्प्लिटिंग बोला था भाई। यहां पर 6 के अंदर क्या होता है बच्चे? डिहाइड्रेशन होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसे बोला था, बट होता क्या है यहाँ पर? डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसलिए डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पर यूज होता है। उसके अलावा स्टेप नंबर 9 को बहुत अच्छे से याद करेंगे, इनोलेज एंजाइम, और ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ पे लगा दूं मैं आपके सामने। स्टेप नंबर 9 का एंजाइम क्या है? इंपॉर्टेंट, जिसे इनोलेज बोलते हैं भाई। 10 तो याद कर ही लोगे, काइनेज है। सर आपने तो काइनेज कहा, बट ये हेक्सो कहां से आया? बट ये फोस्फोग्लूको कहां से आया? बट ये फोस्फोफ्रक्टो कहां से आया? बट ये सब कहां से आ रहे हैं? ये आ रहे हैं बच्चा सब्सटेंस के नेम से। मैंने कहा था रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके नाम पे बेसिस पे एंजाइम का नाम रखेंगे। अभी जब पूरी प्रोसेस ड्रॉ करके दिखाऊंगा ना तो सब मक्खन की तरह लगेगा। अभी जो पढ़ाया है उसका रिजल्ट अभी दिखने वाला है जब रिएक्शन पूरी ड्रॉ करूंगा ग्लाइकोलाइसिस की आपके सामने। इतना समझ में आया क्या? ये दूसरा नाम भी लिखा हुआ है इसी का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफॉस्फोराइलेज है बेसिकली। तो ये दूसरे नाम भी आप देख सकते हो। अभी प्रोसेस बताने वाला हूं जिसके अंदर एक एक कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में क्लियर हो जाएगा। एंजाइम के नेम समझ में आए क्या? अब अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं अपन बढ़ सकते हैं। अभी तक जो भी बताया है आपको अच्छे से समझ में आया है। आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस समझाता हूं। इतना सिंपल प्रोसेस लगेगा, जो बताया है अगर याद कर लिया ना, कसम से जिंदगी में भूलोगे नहीं। और इतना सिंपल बना दूंगा, आप कह सकते हो 11th क्लास का टफेस्ट टॉपिक है ये, टफेस्ट, उसको इतना सिंपलेस्ट बना दूंगा तुमने सोची ना होगी। बस तुम जो बताया है उसे याद करके रखो, उसके बाद ड्रॉ करवाता हूं ग्लाइकोलाइसिस। कितना सिंपल बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे आप। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूँ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, जिसको टीचर्स पढ़ाते हैं जनरली। एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, सारे स्टेप एक साथ बताते हैं, एंजाइम भी साथ में बताते हैं, सब्सटेंस के नेम भी साथ में बताते हैं, सब कुछ साथ में बताते हैं, कहाँ पे एटीपी जा रहा है, कहाँ पे एटीपी जा रहा है, कहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड यूज हो रहा है, सब एक साथ बताते हैं। तो वो प्रोसेस मैं आपको अब समझाऊंगा। इतना सब कुछ याद कराने के बाद, समझाने के बाद, तभी मजा आएगा, तभी चीजें याद रहेगी। ध्यान से देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो सबसे पहला सब्सटेंस क्या है अपने पास? ग्लूकोज है बच्चे। क्या है? ग्लूकोज है। ट्रिक याद करेंगे आप, गेल आ गया है भाई, है ना, मैदान के अंदर गेल आ चुके हैं, गेल अंदर तो गेंद बाहर। अभी छक्का लगाएंगे और क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। तो ग्लूकोज आ गया। अच्छा, शॉर्ट में लिखते हैं नेम्स को, है ना, ग्लूकोज को ओनली जी लिख देते हैं ताकि आसान हो भाई लिखना। यहाँ पे ओनली जी लिख दिया मैंने, ये ग्लूकोज है। इससे क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। गेल आ गए, छक्का लगा दिया गेल ने। छक्का के बाद क्या लगाया था उसने? चौका 4 लगाया था। तो क्या बन गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया था। बोलो, बात समझ में आती है? उसके बाद फिर से क्या लगाया था? छक्का लगाया था, यानी कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया था। बोलो, बात समझ में आती है? ये बन गया सब्सटेंस। इसके बाद ये सब्सटेंस बहुत ही बड़ा हो गया तो ये टूटेगा। तोड़ेगा कौन? एल्डोलेज। अभी एंजाइम की बात करेंगे, लेकिन ये सब्सटेंस जब टूटेगा तो 2 सब्सटेंस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक बनेगा पागल, क्योंकि गेल क्या हो गया है? पागल हो गया। इसका पूरा नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड। इसी को बोलते हैं बच्चे गैप। इसी को क्या बोलते हैं? गैप। ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी इसको बोलते हैं। बात समझ में आती है? एक तो ये सब्सटेंस बना है, दूसरा सब्सटेंस बनता है इसके टूटने से धाप। क्या बनता है बच्चे? धाप। इसे बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये सब्सटेंस बन रहे हैं आपके सामने। स्टेप लिखता हूं अब आपके सामने, ध्यान से देखो। ये जो था ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, ये स्टेप था पहला। कौन सा था? पहला। इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का बनना, यह है दूसरा स्टेप। इस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का बनना, यह है तीसरा स्टेप। और इसका टूटना और इस पागल और धाप का बनना, यह है चौथा स्टेप। बात समझ में आई? ये जो धाप बना है ना, ये भी इस पागल में बदल जाता है, यानी कि इस धाप का पागल में बदलना, ये क्या है बच्चे?
5वां स्टेप है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के 5 स्टेप आपके सामने हैं। भी इनके एंजाइम के नाम लिखता हूं, फिर मैं आपको आगे बढ़ना सिखाऊंगा। ध्यान से देखो, मैं एंजाइम के नाम लिख रहा हूं आपके सामने। पहला स्टेप क्या था बच्चे? फोस्फोराइलेशन। पहला, तीसरा, 7वां, 10वां, ये क्या है? फोस्फोराइलेशन है। पहले स्टेप को बोलेंगे काइनेज, यानी कि बोलेंगे फोस्फोराइलेशन एंजाइम क्या होगा इसमें? काइनेज। काइनेज को सब्सटेंस के बेसिस पे लिखेंगे। सब्सटेंस है ग्लूकोज, तो मैंने लिखा ग्लूकोकाइनेज। इसका नाम क्या हो गया बच्चे? ग्लूकोकाइनेज हो गया। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको हेक्सोकाइनेज भी बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोल दिया बच्चे? हेक्सोकाइनेज भी बोल दिया। सेकेंड स्टेप था आइसोमराइजेशन, 258। ये क्या थे? आइसोमराइजेशन। 2 पे आइसोमराइजेशन एंजाइम कौन सा आएगा? आइसोमरेज आएगा। आइसोमरेज को लिखेंगे फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, सब्सटेंस के बेसिस पे। ध्यान से देखो, मैंने लिखा फोस्फोग्लूको, एक सेकेंड, ग्लूको में वाई कहाँ से आया? फोस्फोग्लूको आइसोमरेज, ये हो गया सेकंड स्टेप का एंजाइम आपकी आंखों के सामने। थर्ड स्टेप फिर से क्या है? फोस्फोराइलेशन। तो सब्सटेंस के बेसिस पे लिखेंगे फोस्फोफ्रक्टो। फोस्फोराइलेशन में कौन सा एंजाइम आता है? काइनेज। तो मैंने लिख दिया फोस्फो, आगे लिख दिया फ्रक्टो, आगे लिख दिया काइनेज। बोलो बात समझ में आती है क्या? तीनों स्टेप के एंजाइम लिखे हैं आपके सामने, बना बना के, याद करवा करवा के। चौथा स्टेप कौन सा था? स्प्लिटिंग था। इसमें एंजाइम कौन सा आएगा? एल्डोलेज आएगा, जिसे बायोलॉजिकल हैमर भी बोलते हैं। 5वां स्टेप क्या है? आइसोमराइजेशन। यहां पर ध्यान से सुनो, कौन सा एंजाइम आएगा? यहां पर फोस्फोट्राइओज आएगा, क्योंकि इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है। ध्यान से सुनना, यहां पर एंजाइम कौन सा आएगा? फोस्फोट्राइओज आइसोमरेज। 5th स्टेप के एंजाइम का नाम है फोस्फोट्राइओज आइसोमरेज। इनके अंदर कार्बन्स का नंबर भी लिख दूं मैं आपके सामने। ग्लूकोज 6 कार्बन का एक कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का, ये भी 6 कार्बन का। ये कंपाउंड जब टूटेगा तो 2 कंपाउंड बन रहे हैं, तो ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है। 3 को बोलते हैं ट्राई, इसलिए यहाँ पे आया है ट्राइओज। फोस्फेट इन दोनों पे लगा हुआ है, इसलिए आया है फोस्फो। फोस्फोट्राइओज आइसोमरेज, क्योंकि आइसोमराइजेशन की रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो ये 5 स्टेप है, पांचों के सब्सटेंस आपके सामने, पांचों के एंजाइम आपके सामने, पांचों के सब्सटेंस में कितने कार्बन है वो आपके सामने, सब कुछ, रिएक्शन के नेम भी आपके सामने है। उसके अलावा कुछ और बताता हूं आपको। जैसे मैंने कहा स्टेप 1 और 3 के अंदर एटीपी यूज होती है, तो एटीपी को साथ में ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखो। स्टेप 1 के अंदर एक एटीपी आया, कौन आया बच्चे? एटीपी आया, वो बन गया एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन के चला गया। एक फॉस्फेट को यहां पर छोड़ दिया, वही फॉस्फेट तो ग्लूकोज से जुड़ा, 6 पोजीशन पे जुड़ा। ग्लूकोज में 6 कार्बन है ना, 6ठे कार्बन पे वो फॉस्फेट जुड़ा। कौन सा फॉस्फेट? जो एटीपी लेके आया। एटीपी के पास 3 फॉस्फेट थे, टी का मतलब ट्राइफॉस्फेट, डी का मतलब डाइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट आए, 2 गए, तो एक यहां बच गया। जो बच गया वो ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे जुड़ गया, इसलिए क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। बोलो बात समझ में आती है? ये पहला स्टेप था, पहली रिएक्शन जी, जो बहुत ही डिटेल में समझ में आई। ये जो 6 नंबर पे जुड़ा हुआ है ना फॉस्फेट, ये 6 पर ही रहा, लेकिन ग्लूकोज बदल गया फ्रक्टोज में। सेकंड स्टेप में ग्लूकोज किस में बदला? फ्रक्टोज में। इसका मतलब क्या हुआ? क्या यहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ? ग्लूकोज किस में बदल गया? फ्रक्टोज में। क्या यहाँ पे मॉडिफिकेशन हुआ? बिल्कुल हुआ। मॉडिफिकेशन होते ही क्या होता है? आइसोमराइजेशन होता है। आइसोमर का मतलब ही क्या होता है? आइसो मतलब सेम, मर मतलब मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई, लेकिन वेट क्या है? सेम है। ग्लूकोज से क्या बन गया बच्चे? फ्रक्टोज बन गया, यानी कि आइसोमराइजेशन, आइसोमर में कन्वर्जन हुआ है स्टेप नंबर 2 में। चीजें समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? 6 कार्बन का ग्लूकोज था, 6ठे कार्बन पे क्या जुड़ा? फॉस्फेट जुड़ा फर्स्ट स्टेप के अंदर। इस 6 कार्बन को फ्रक्टोज के 6 कार्बन में बदल दिया दूसरे स्टेप में, जो क्या था? आइसोमराइजेशन। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। एक बार फिर से क्या हो रहा है? काइनेज आ रहा है, फोस्फोराइलेशन होगा। एक बार फिर से एटीपी आया अपने 3 फॉस्फेट लेकर, और अपने 2 फॉस्फेट लेकर एडीपी वापस चला गया, यानी कि एक फॉस्फेट फिर से यहाँ छूट गया।
छठे कार्बन पे तो फॉस्फेट पहले स्टेप में ही जुड़ गया था, तीसरे स्टेप में फॉस्फेट कहां जोड़े, पहले कार्बन पे, ताकि कंपाउंड जो है वो बैलेंस हो जाए। छठे पे फॉस्फेट तो पहले पे भी फॉस्फेट जोड़ो ताकि कंपाउंड में सिमेट्री आ जाए। बोलो बात समझ में आती है। तो पहले कार्बन पे क्या जोड़ रहे हैं, इस बार फॉस्फेट जोड़ रहे हैं। छठे पे पहले से जुड़ा हुआ था, क्या 2 फॉस्फेट हो गए, क्या डाइफॉस्फेट 1 नंबर और 6 नंबर पे, इसलिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना है। बोलो बात समझ में आती है। ये हुआ तीसरा स्टेप कंप्लीट। चौथे स्टेप में एल्डोलेज एंजाइम आया है जो इस सब्सटेंस को तोड़ेगा और 2 सब्सटेंस बना देगा। एक बना देगा पागल फोस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड, ये बन गया ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बात समझ में आई। फोस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड, ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों सेम ही कंपाउंड होते हैं, अलग अलग नाम है बस। इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ये है भाई 4 स्टेप। 5वें स्टेप के अंदर ये जो धाप मॉलिक्यूल सब्सटेंस बना है ये भी पागल में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोसेस होगी आइसोमराइजेशन, एंजाइम आएगा आइसोमरेज। 3 कार्बन है दोनों में, इसलिए ट्राइयोज फॉस्फेट लगाए दोनों पे, इसलिए फोस्फो ट्राइयोज आइसोमरेज एंजाइम आएगा 5th स्टेप के अंदर। बोलो बात समझ में आती है। तो ये है भाई 5 स्टेप, इनको समझो, नोट करो, उसके बाद मैं आपको आगे के स्टेप समझाता हूं, याद करवाता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आगे के स्टेप बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। ट्रिक को याद करो। गेल आया, छक्का मारा, चौका मारा, फिर से छक्का मारा, है ना। उसके बाद क्या किया, हाफ गया था, पागल हो गया था। उसके बाद उसने 13 रन बनाए थे, यानी कि मैं लिख रहा हूं 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड, पीजीए शॉर्ट नाम है फोस्फोग्लिसरिक एसिड का। 13 रन बना लिए। उसके बाद उसने 3 रन बनाए थे, यानी कि 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद उसने 2 रन बनाए थे, 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद उसने क्या किया था, वो चिल्लाया था। क्या चिल्लाया था, पा चिल्लाया था, क्योंकि उसे पापा की याद आई थी। पापा का मतलब क्या है, पीईपी है। क्या है बच्चे, पीईपी। इधर लिख देता हूं इसको, है ना। पापा का मतलब है पीईपी, फोस्फोइनोल पाइरूवेट, और फिर वो पा चिल्लाया था, पाइरूविक एसिड। तो ये है भाई सारे स्टेप के सब्सटेंस आपके सामने। अब मैं एरो बना देता हूं इनके लिए व्हाइट कलर से, ध्यान से देखो। ये स्टेप कौन सा है, ये 6th स्टेप है। ये स्टेप कौन सा है, ये 7th स्टेप है। ये स्टेप कौन सा है, ये 8th स्टेप है भाई। ये स्टेप कौन सा है, ये 9th स्टेप है। और ये स्टेप कौन सा है भाई, ये 10th स्टेप है। 10th स्टेप में कंप्लीट होती है ग्लाइकोलाइसिस आपके सामने। ये जो बचे हैं इनके एंजाइम लिख रहा हूं आपके सामने, बहुत ही ध्यान से, कुछ भी रटना नहीं है, समझाया है पूरा कंसेप्ट, एक एक वर्ड कहां से आ रहा है। 6th प्रोसेस कौन सा है भाई, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन है, इसलिए इसके अंदर फोस्फोराइलेशन, फॉस्फेट जुड़ेगा। फॉस्फेट कहां से आएगा, फॉस्फोरिक एसिड देगा। तो यहां पर एक फॉस्फेरिक एसिड यूज होता है भाई, आप याद रखेंगे, H3PO4 यहां पर आता है और अपना फॉस्फेट इसको डोनेट कर देता है। इसके पास एक ही फॉस्फेट है ना, एक ही फॉस्फेट है, 3 नंबर कार्बन पे लगा हुआ। यहाँ पर 2 फॉस्फेट हो गए, एक फॉस्फेट कहाँ से आया होगा, इस एसिड से, फॉस्फोरिक एसिड से आया होगा। यहाँ पर एंजाइम कौन सा यूज होता है वो भी लिखेंगे आप। यहाँ पर होता है फोस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड डीहाइड्रोजनेज, क्योंकि यहाँ पर डीहाइड्रोजनेज हो रहा है। बात समझ में आती है। तो मैं यहाँ पे एंजाइम लिख देता हूँ डीहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज हो रहा है। बात समझ में आती है। आगे इस डीहाइड्रोजनेज के आगे आप लिखेंगे फोस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, फोस्फोग्लिसरीएल्डिहाइड। ध्यान से देखो, इसके बाद स्टेप नंबर 7 आता है। स्टेप नंबर 1, 3, 7 और 10 ये क्या है, फोस्फोराइलेशन, यानी कि यहाँ पर फॉस्फेट या तो जुड़ेगा या हटेगा। पहले के 5 स्टेप में एटीपी यूज होता था, तो एटीपी आया था, एडीपी गया था। अब यहाँ पर एटीपी मिलेंगे। तो ध्यान से सुनना, यहां पर मैंने क्या कहा कि एक ही मॉलिक्यूल बना, एक ये बना, एक ये भी इसमें बदल गया, तो ये मॉलिक्यूल टोटल कितने हो गए, एक तो यहां से बना था टूटने से, एक ये भी इसमें बदल गया, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं भाई, एक ग्लूकोज के टूटने से। ऐसे भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ऐसे भी 2 मॉलिक्यूल, ऐसे भी 2 मॉलिक्यूल, पीईपी के भी 2 मॉलिक्यूल और पाइरुविक एसिड के भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। अगर यहां पर एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी बन रहा है, आया क्या वापस, एडीपी आया, बनेगा क्या, एटीपी बनेगा।
एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी बन रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ 2 एटीपी आएंगे और 2 एटीपी यहाँ पर बनेगा स्टेप 7th के अंदर, इसीलिए 2 एटीपी बनता है। स्टेप 10th के अंदर भी आप सेम लिख सकते हो ध्यान से, स्टेप 10th के अंदर भी क्या होगा, 2 एटीपी बन जाएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, 2 एडीपी यहाँ पर आएंगे, एडीपी भी आएंगे और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी आएंगे, ये इसके साथ जुड़ेगा एनर्जी के कारण, जिससे क्या बन जाएगी, इतनी एटीपी हमारे पास बन जाएगी। बोलो बात समझ में आती है? समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल समझ सकते हैं। उसके अलावा देखो स्टेप नंबर 7, ये क्या है, फोस्फोराइलेशन, इसलिए इसको बोलेंगे फोस्फोग्लिसरो, क्या बोलेंगे, यहाँ के एंजाइम को बोलेंगे फोस्फोग्लिसरो काइनेज, क्योंकि यहाँ पर फोस्फोराइलेशन हुआ है। एंजाइम का नाम क्या होगा, काइनेज, फोस्फोग्लिसरोकाइनेज। स्टेप 8 क्या है भाई, आइसोमराइजेशन, तो यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम आएगा, फोस्फोग्लिसरो म्यूटेज, एंजाइम का नाम लिख रहा हूँ आपके सामने, फोस्फोग्लिसरो म्यूटेज। बात समझ में आती है? समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल समझ सकते हैं। स्टेप नंबर 10 में एंजाइम कौन सा आता है भाई, इनोलेज एंजाइम आता है। कौन सा आता है, इनोलेज, जिसे इंपॉर्टेंट करके भी लिखवाया है। और स्टेप 10 के अंदर क्या आ जाएगा, फोस्फोइनोल काइनेज, क्या आ जाएगा, फोस्फोइनोल काइनेज। तो 10 स्टेप के 10 एंजाइम आपकी आंखों के सामने हैं, 10 स्टेप के 10 सबस्टेंस आपके सामने हैं, 10 स्टेप के नेम आपके सामने हैं, कितने कार्बन होते हैं सब के अंदर आपके सामने हैं। इन सारे मॉलिक्यूल में 3-3 कार्बन होते हैं, इसके बाद जो बन रहे हैं 3-3 कार्बन होते हैं सब में। और मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं भाई, 2-2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं। पायरुविक एसिड जो कि की प्रोडक्ट है इस ग्लाइकोलाइसिस का, उसमें भी कितने कार्बन है बच्चे, 3 ही कार्बन है। बोलो बात समझ में आती है? एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। ये पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस मैंने आपके सामने लिख दिया है। ऑब्वियसली अगर लेक्चर को स्टार्ट करते ही, वीडियो को स्टार्ट करते ही अगर मैं ये बनाना शुरू कर देता तो आप क्या याद रखते, आप क्या समझते? आपको बताया है कि इसे याद रखा कैसे जाता है, इसे दिमाग में सेट कैसे किया जाता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ ग्लाइकोलाइसिस ऐसे होता है, देखो इतना खतरनाक होता है, डरा नहीं रहा हूँ आपको। याद कैसे रखा जाता है, चीज़ों को दिमाग में कैसे फिट रखा जाता है, कैसे आप इस प्रोसेस से गुजरोगे, कैसे आप सारी चीज़ें याद रखोगे, कैसे सॉल्व करोगे, वो सब आपको सिखाया जा रहा है भाई थोरेक्स के ऊपर। चीज़ों को समझाने का काम तो सब करते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है आपके लिए। कंटेंट को सिंपल से सिंपल कैसे बनाया जाए उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ग्लाइकोलाइसिस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है आपके दिमाग में, और इसके रिगार्डिंग जो भी मैंने ट्रिक्स बताई है, जो भी मैंने याद रखने को कहा है, आप बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। तो बढ़िया है एकदम। इसके बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में पायरुविक एसिड का क्या होगा, पायरुविक एसिड अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो क्या होगा, अगर पायरुविक एसिड एनएरोबिक में जाएगा तो क्या होगा, इसकी बात अगले लेक्चर में करेंगे। थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे दूं, अगर ये पायरुविक एसिड एयर के साथ रेस्पिरेट कर रहा है, अगर इस पायरुविक एसिड का एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल चलेगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा जिसमें बहुत सारे एटीपी प्रोड्यूस होंगे। बात समझ में आती है? अगर ये पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में एंटर हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंटर हो जाता है, तो वहां पर लैक्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है ये पायरुविक एसिड, जिसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, और ये इथेनॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है जिसे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। बोलो बात समझ में आती है? तो ये था ग्लाइकोलाइसिस का कंप्लीट लेक्चर, जिसको आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे, चीज़ों को लिखेंगे और जितनी भी ट्रिक्स बताई उसे याद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल देन।